आपके सामने भारत की साख धूमिल हो रही है, आपका अपना कमिटमेंट है, आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा क्यों बनना चाह रहे हैं? राजनीति और विचारधारा को इतिहास से निकाल दिया जाए तो क्या ये एक काम्य स्थिति है या नहीं, ये करना तो और बुरा हो जाए? भारत सरकार के इतने प्रयास के बाद और मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयास के बावजूद भी विनिर्माण उद्योग में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पा रही है। क्या क्या बाधाएं हैं विनिर्माण क्षेत्र में? एकदम बीच में रहने के बावजूद एमपी या उसका आसपास का कोई भी क्षेत्र कभी भारत की राजधानी नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार आत्ममुग्ध है, यही इसकी विफलता का मूल कारण है? चाइना जो है वो मैकमहन लाइन को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? May I come in, sir? Yes, please do. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. आप शुभम सिंह ठाकुर हैं? जी सर। शुभम, क्या हिंदी में सहज हैं, उसी में बात करेंगे? जी सर। ठीक है शुभम, तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मेंबर्स को अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी रुचियों और अपने अगर कोई आपके पास कार्य अनुभव है उन सब के आधार पर अपना परिचय दीजिए। जी सर, जैसा कि आपने कहा सर, मेरा नाम शुभम सिंह ठाकुर है। मैं बीना इटावा, जिला सागर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन एसएसएम बीना से हुई है। इसके बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंदौर से कंप्लीट की है। और सर मैं हॉबी के तौर पर अपने आसपास की चीज़ों को अरेंज करना परस्यू करता हूँ। आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं? जी सर। इतिहास विषय के साथ आपने ये परीक्षा दी है? जी सर। आपने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी? जी सर। उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की? सॉरी सर, मैंने उसके बाद में बीएड कंप्लीट की थी और उसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल एमए कर रहा हूँ। आप बीएड कर चुके हैं? जी सर। और एमए किस विषय में कर रहे हैं? जी सर, मैं इतिहास से एमए कर रहा हूँ। इतिहास से एमए कर रहे हैं, ठीक है शुभम। तो सबसे पहले तो चूँकि इतिहास आपका विषय भी है, जी सर, मुझे बताइए कि इतिहास जिसे हम कहते हैं वो वही है जिसे मेमोरी या स्मृति कहा जाता है या उससे भिन्न कुछ चीज़ है? बहुत इतिहासकारों ने इस पर गंभीरता से इतिहास दर्शन में विचार किया है। सर मेरे हिसाब से इतिहास के कई ऐसे तथ्य रहते हैं जो हमारी जानकारी में नहीं रहते हैं, स्मृति में नहीं रहते हैं। तो इतिहास की कोई सीमा रेखा खींचना मेरे हिसाब से इसको कमतर करके आंकना होगा, जबकि जो इतिहास है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। इसमें हम कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि जो हमारी संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, इसके अलावा पास्ट में जो भी हमने भूल चूक वगैरह की हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। सर ये बताइए कि विचारधारा, आइडियोलॉजी जो होती है, ये इतिहास को एनरिच करती है, उसे संवर्धित करती है या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहासकारों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, उनके आधार पर वो तय करते हैं कि किसी चीज़ की क्या व्याख्या की जाए। ये आइडियोलॉजी एनरिच कर रही है या एक प्रॉब्लम है? सर अलग अलग विचारधाराओं का कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ लॉस भी होता है। चूँकि विचारधाराओं में डिफरेंस होता है, इसलिए ब्रॉडर एस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से हम सोच विचार कर इतिहास के कई एस्पेक्ट को जान सकते हैं। जबकि सर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इतिहास का लेखन किया जाता है वो केवल एक सीमित विचारधारा में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मार्क्सवादी लेखन की बात करूं तो इसने एक नई विचारधारा जिसमें हम जो आर्थिक पक्ष है उसको इतिहास लेखन का मुख्य बिंदु बनाया। जबकि इसमें प्रॉब्लम यह आ गई कि इसने पॉलिटिकल और जो अदर एस्पेक्ट थे उनको कमतर करके आका सर। तो इसका एक प्रॉफिट भी होता है सर और कुछ मायनों में इसका लॉस भी होता है सर। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर आप ही से पूछा जाए कि एक इतिहास के विद्यार्थी की तरह बताइए कि राजनीति और विचारधारा को इतिहास से निकाल दिया जाए तो क्या ये एक काम्य स्थिति है या नहीं, ये करना तो और बुरा हो जाएगा? सर मेरे हिसाब से सभी जो एस्पेक्ट हैं उनको लेकर साथ में लेकर इतिहास लेखन किया जाना चाहिए, जिसमें राजनीति हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, सभी पक्षों का इसमें समावेशन किया जाना चाहिए। और जितनी भी विचारधारा हैं उनके साथ में इतिहास लेखन किया जाए तो बेहतर होगा सर। अगर हम भारत के उस इतिहास के बारे में बात करें जो आपने पढ़ा है, जी सर, मुझे बताइए कि अगर आपके सामने मध्य प्रदेश का ही कोई आदिवासी आकर बैठता है जी सर, और वो कहता है कि ये तो आपका इतिहास है, इसे मैं अपना इतिहास क्यों मानूं, तो आप उसे क्या क्या बताएंगे जिससे वो सहमत हो जाए कि ये इतिहास उसका भी इतिहास है? सर इतिहास लेखन में ये समस्या तो रही है कि हमने कई जो वंचित वर्ग हैं उनको हमारे इतिहास लेखन में शामिल नहीं किया है,
लेकिन मैं यदि उसको बताना चाहूँगा तो मैं सबल्टन जो हमारी स्टडीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा, और ये बताऊँगा कि जो जनजातीय समुदाय का इतिहास है उसको भी हम समावेशी धारा में लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर टांटिया भील रहे हैं, उनके बारे में अब इतिहास लेखन किया जा रहा है और पाठ्यक्रम में अब वो शामिल भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रयास मैं बताना चाहूँगा उनको। कुछ विद्रोह, आदिवासी विद्रोह आप लोग पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। जी सर। एक राजस्थान में एक आपने सुना होगा कि बांसवाड़ा का विद्रोह है जिसमें आदिवासियों का नरसंहार किया गया। जानकारी है? अभी हाल में प्रधानमंत्री ने उसके विषय में विशेष तौर पर घोषणा की थी कुछ। सॉरी सर, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मैं गोविंद गुरु का नाम आपने नहीं सुना? सॉरी सर, नहीं सुना, कोई बात नहीं, ठीक है सर। शुभम जी सर। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? सर 52। सबसे छोटा जिला, सबसे नया जिला? सर सबसे छोटा जिला निवारी है और यही सबसे सर नया जिला है जो 2018 में बना है। कितना क्षेत्रफल है इसका? सॉरी सर, क्षेत्रफल के विषय में जनसंख्या? सर जनसंख्या इसकी सबसे कम है, लेकिन मुझे जनसंख्या का एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। सबसे बेहतर सेक्स रेशियो किस जिले का है? सर ये जहाँ तक मुझे याद है भोपाल का है। कितना है? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। अच्छा, मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल काफ़ी सफल है, इसकी सफलता क्या कारण है? मध्य प्रदेश पहले से ही एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं किसानों की बेहतरी के लिए। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो कृषि प्रोडक्शन है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कृषि सिंचाई योजनाएं वगैरह, इसके अलावा जो किसानों को लोन्स हैं वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सर कृषि उत्पादन हमारा बेहतर हो रहा है। और इसी की वजह है कि हमें 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। सर मध्य प्रदेश का गेहूं इतना महंगा क्यों है बाकी राज्यों के मुकाबले? सॉरी सर, मैं इसके विषय में अभी फ़िलहाल नहीं बता पाएंगे। सॉरी सर। भारत सरकार के इतने प्रयास के बाद और मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयास के बावजूद भी विनिर्माण उद्योग में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पा रही है। क्या क्या बाधाएं हैं विनिर्माण क्षेत्र में? सर मध्य प्रदेश जैसा कि एक लैंडलॉक स्टेट है, इसकी वजह से आधारभूत संरचना निर्माण में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे संसाधन सीमित हैं, इसकी वजह से समस्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का विकास नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी प्रयास कर रही है, जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ भी सर इस संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समाज का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आदिवासी कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं? सर आदिवासियों के कल्याण के लिए सर उनको पहला तो पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। दूसरा सर कई सोशल सेक्टर की स्कीम्स वगैरह भी चलाई जा रही हैं, जिनमें जैसे स्कीम का नाम बताइए। सर जैसे आयुष्मान भारत है, उसी में उनको हेल्थ कवर दिया जा रहा है। बीपीएल कार्ड के माध्यम से सर उनकी जो आवश्यकताएं उनका पूरा किया जा रहा है। उपलब्धियों, आदिवासियों के पक्ष में जो उपलब्धियां, उसके कुछ खास आंकड़े या प्रमाण हैं आपके पास? सर इसके संदर्भ में मैं एक महिला है सर भूरी बाई, उनको अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो कि भील जनजाति से हैं और जो पिथौरा चित्रकला है उसके लिए सर वो फेमस है। सर फिलहाल यही याद कर पा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर काफ़ी कम आंकी गई है राजस्थान के मुकाबले। 3.2% है, राजस्थान में ये 28.5% है। बेरोजगारी इतनी कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुछ नकारात्मक कारण भी हो सकते हैं कि सिर्फ सकारात्मक कारणों से बेरोजगारी कम हो सकती है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मध्य प्रदेश चूँकि एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ पर जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसकी समस्या थोड़ी सी रही है और इसकी वजह से बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। सर शिक्षा, खासतौर पर उच्च शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवा उतने प्रगति नहीं कर रहे हैं जितना कि पड़ोस के अन्य प्रांतों के कर रहे हैं। क्या कारण है कि उच्च कौशल में या शिक्षा में उनकी भागीदारी कमज़ोर है? सर इसके संदर्भ में सर हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है, चूँकि स्टेट में जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ जैसा आवंटन किया जाना था वैसा थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि हमारे पास सोशल सेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है। इसकी वजह से हालांकि इसके संदर्भ में हमारे प्रयास जारी हैं और अभी हमारी जो लिटरेसी रेट है उसको भी सर हम इंक्रीज़ करने में सफल रहे हैं। सर ठीक है, भारत और चीन के व्यापार में भारत के पक्ष में घाटा बहुत ज़्यादा है, $100 बिलियन से ज़्यादा है। क्यों ये विफल हो रही है भारत सरकार के? लगातार चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के बावजूद इतना बड़ा घाटा हो रहा है, क्यों विफलता मिल रही है? सर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें जो प्रोडक्शन है वो सर चाइना पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी अधिक है, जिसमें हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसकी वजह से हम डिपेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो चाइना के साथ में घाटा है वो बढ़ रहा है।
हालांकि सर इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इनके थ्रू सर हम इस डिपेंडेंसी को कम करके चाइना के साथ जो डेफिसिट है उसको बेहतर कर सकते हैं सर। कोई समयबद्ध लक्ष्य सरकार पाने में सफल नहीं हो पा रही है। प्रयास तो हम लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, सरकार आश्वासन भी दे रही है, लेकिन बार बार आश्वासनों के बावजूद भी विफलता ही हाथ आ रही है। क्यों नीतियाँ विफल हो रही हैं, कार्यक्रम विफल हो रहे हैं? सर मैं इन्हें नीतियों की विफलता तो नहीं कहूँगा। नीतियों में सर सुधार तो किया जा रहा है और इसके साथ में हम कई पॉजिटिव एस्पेक्ट पर आगे भी बढ़े हैं। हालांकि क्या आपको लगता है कि सरकार आत्ममुग्ध है, यही इसकी विफलता का मूल कारण है? सॉरी सर, मैं यह नहीं कहना चाहूँगा। इतने बड़े देश में यदि सुधार करना है तो उसमें सर समय तो लगता है। हमारी जो ओवरऑल जीडीपी है वह बेहतर होती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में IMF ने भी बोला है सर कि जहां वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की संभावना है, वहीं भारत की इकॉनमी बेहतर रहेगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, धन्यवाद शुभम। शुभम, आपकी हॉबी है अरेंजिंग थिंग्स नियर बाई मी। जी सर। थोड़ा विस्तृत जानकारी इसके बारे में दें कि कैसे आप अरेंज करते हैं चीज़ों को अपने आसपास। बिखरी हुई चीज़ों को अरेंज करते हैं, ऑलरेडी अरेंज चीज़ें हैं उसको अपने लिहाज से, अपने पैरामीटर्स पे उसको रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं दोनों चीज़ करता हूँ। इसमें जो बिखरी हुई चीज़ें रहती हैं उनको भी अरेंज करता हूँ, साथ में यदि पहले से व्यवस्थित सिस्टमेटिक जमी हो तो उनमें भी सर इनोवेशन के थ्रू मैं उनको अरेंज करता हूँ। इसमें मैं कोशिश करता हूँ जो फ्लोर स्पेस है उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, जो चीज़ें हैं उनका इजी एक्सेस हो सके। इसके अलावा सर जो चीज़ें मैंने सिस्टमेटिक जमाई हैं वो देखने में भी सर बेहतर लगें। ठीक है, मतलब एस्थेटिक वैल्यू पे भी आप ध्यान रखते हैं। जी सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि हर हॉबी का ना कुछ क्रिएटिव वैल्यू होना चाहिए, खासकर एक ब्यूरोक्रेट के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कम होगा। उस कम समय की कोताही में आप अपनी हॉबी को परस्यू करेंगे तो उसका कुछ क्रिएटिव वैल्यू होना चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ आप ऐड ऑन कर सके। जी सर। अरेंजिंग थिंग्स नियर बाई मी की जो हॉबी है उससे प्रशासन को क्या लाभ मिलने वाला है? सर पहला तो सर चूँकि ये हॉबी को परस्यू करूँगा उसकी वजह से सर मुझ में सर पॉजिटिव सेंस आता है, उसका मैं सर प्रशासन में लाभ दे सकूँगा, उसका जो प्रशासन की गतिविधियाँ उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकूँगा। सर दूसरा, मेरी हॉबी की वजह से बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, जिसमें चीज़ों का ईजी एक्सेस हो जाता है, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन सर मैं प्रशासन में कर सकता हूँ। इसके अलावा सर ये चूँकि हाइजीन से मेरी हॉबी जुड़ी हुई है, मेरा बेहतर स्वास्थ्य सर प्रशासन में बेहतर कार्य करने के लिए मुझे सक्षम बनाएगा। बहुत बढ़िया। अब दो प्रश्न सिचुएशन बेस्ड हम लेते हैं आपके साथ। एक ये है कि एक जिले में आपकी पोस्टिंग पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई है। जी बिल्कुल। और वो जिला उसका हिस्ट्री ये है कि बहुत पॉलिटिकली और रिलीजियस ग्राउंड पे सेंसिटिव है वो, और हिस्ट्री ये रहा है कि हर बार कोई भी त्यौहार हो, किसी पार्टिकुलर समुदाय का त्यौहार हो, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने वहाँ पे हिंसा की है और पहले समुदाय को भी उसमें खींच लिया है। मतलब कोई भी त्यौहार बिना हिंसा के होता नहीं है। ये इस हिस्ट्री के साथ आप उस चेयर पे बैठते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आगे किसी भी त्यौहार में कोई भी हिंसा ना हो, इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेंगे, पॉइंट वाइज बताइए। सर जैसा कि आपने बताया वो एरिया नहीं, उस पर बैकग्राउंड पे मत जाइए, आप मुझे पॉइंट बताइए, मैं ये करूँगा। जी सर। ब्यूरोक्रेट के फिंगर टिप पे होना चाहिए, मैं 3 स्टेप लूँगा ऐसे ऐसे और सिचुएशन अंडर कंट्रोल। जी सर, पहले तो मैं दोनों समुदाय के जो धार्मिक नेता हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। दूसरा सर, मैं फोर्सेस का बेहतर तरीके से यूज़ करने की कोशिश करूंगा, उनको पहले से डिप्लॉय करूंगा ताकि कोई समस्या ना हो। सर तीसरा, मैं किसी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इस फील्ड में कभी काम किया है, मैं उनसे सलाह लेना चाहूँगा कि उनके समय में क्या समस्या आई और उनका निवारण यदि वह किसी तरह से कर पाए थे तो वो कैसे किया था। इसके तीनों आपने बहुत ही पारंपरिक तरीके का सुझाव बताया। जी सर। मुझे मुझे लगता है कि अगर इन सुझावों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जाने के बाद वहाँ हिंसा जरूर होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन तीनों मेथड को पीछे के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन्होंने इम्प्लाई नहीं किया होगा, ये बहुत नॉर्मल था। खैर, आप इस पर थोड़ा और सोचिएगा। दूसरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ लेते हैं। आपकी पोस्टिंग फॉरेन सर्विसेज में किसी कंट्री में हो गई है। आप यहाँ से जब जाते हैं, आपको पता है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटमेंट बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दोहराता है। आप एक कंट्री में जाते हैं जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी का परसिक्यूशन हो रहा है स्टेट के हाथों, और आप वहाँ पे एम्बेसडर की भूमिका में हैं, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं, और वहाँ वो जो समुदाय है वो आपके पास आता है और आपसे उम्मीद और गुहार लगाता है कि आप उनका संरक्षण दें। आपका ह्यूमन राइट्स के प्रति भी व्यक्तिगत स्तर पे भी कमिटमेंट है,
लेकिन आपको ये निर्देश मिलता है भारत सरकार के द्वारा कि वहाँ के डोमेस्टिक मामलों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। ये एक डिलेमा वाली सिचुएशन है, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? जहाँ तक मेरा विचार है, राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता ज़रूरी है, इसलिए मैं सर उस सिचुएशन के संदर्भ में अपनी जो गवर्नमेंट है उसको सर अवगत कराऊंगा, और इसके अलावा सर मैं राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दूंगा। अवगत तो है ही वो पहले से ही, उन्होंने कहा है कि नहीं उस किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। आपके सामने भारत की साख धूमिल हो रही है, आपका अपना कमिटमेंट है, आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि मानव और मानवता को बेहतर दिन दे पाएँ, एक मोमेंट आपको मिला हुआ है वहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने का, उससे भी आप भाग रहे हैं। सॉरी सर, लेकिन मैं इसमें राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दूंगा। मैं गवर्नमेंट को इसके बारे में बताना चाहूँगा और उनसे बोलूँगा कि सर सिचुएशन ऐसे संबंधित सिचुएशन के बारे में बताऊँगा, और यह भी उनको समझाऊँगा कि सर इसकी वजह से भारत की साख पर भी सर कभी कभी प्रभाव पड़ सकता है। आप कन्विंस करने का जी प्रयास सर। करेंगे। मैम पूछिए। शुभम, जी मैम। एमपी को भारत का दिल कहा जाता है कई बार। जी मैम। एमपी का दिल कौन सी जगह? मैम भोपाल। क्या खास चीज़ें हैं भोपाल की जो इसे एमपी का दिल बनाते हैं? मैम पहला तो यह एमपी की राजधानी है, और मैम दूसरा ये सेंटर में है, एमपी की जियोग्राफिकल स्थिति में यह मैम सेंटर में है। दूसरा मैम इसकी कनेक्टिविटी सारी जगह से बेहतर है मैम। ठीक है, आपका ये जो लॉजिक है एमपी में भोपाल को लेके, क्या हम इसी लॉजिक पे भारत की राजधानी को एमपी बना सकते हैं? मैम राजधानी बनाने के लिए कई दूसरे एस्पेक्ट को भी हमें देखना होगा। जैसे जो दिल्ली है अभी प्रेजेंट में राजधानी, उसका ऐतिहासिक भी महत्व रहा है, और दूसरा यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो काफ़ी बेहतर रहा है। ऐसा क्यों है कि आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं कि एकदम बीच में रहने के बावजूद एमपी या उसका आसपास का कोई भी क्षेत्र कभी भारत की राजधानी नहीं रहा है? मैम चूँकि एमपी बीच सेंटर में रहा है, हालांकि यहाँ पर जो लैंड है उसकी समस्या रही है, जैसे यहाँ पर सूखे की समस्या रही है, और मैम ऐसी जगह पर राजधानी बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए कि इतिहास को ध्यान में रखते हुए कौन सा इम्पोर्टेंट मूवमेंट था जो एक महिला ने अध्यक्षता की थी, जिसकी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने। मूवमेंट पे गया, सॉरी मैम। चलिए कोई नहीं। हम सब ने देखा कि जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, ठीक उसके पहले भारत जो है वो विभाजित होता है, पाकिस्तान और भारत बनते हैं। तो इतिहास में ऐसे कौन सी चीज़ आप अगर पीछे जाने का मौका मिले तो आप कर पाओगे कि ये विभाजन होने से रुक जाए, या कौन सी चीज़ें थीं जो कि रोकी जा सकती थी जिससे विभाजन रुक सकता था? मैम पहली बात तो यह है कि जो विभाजन हुआ था वो किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से नहीं हुआ था, ये काफ़ी लंबी समय की। 2-3 रीज़न दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, यदि मैं रीज़न की बात करूं तो मैम जो हमारे नेता थे, कांग्रेस के लीडर रहे या किसी अदर पार्टी के लीडर रहे, उन्होंने जो आवश्यक सुधार करने की कोशिश की वो मैम लीडर्स के लेवल पर किया। उन्होंने जनता को ग्रास रूट लेवल पर इसमें जोड़ने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। जैसे मैम यदि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को साथ लेकर चलते, जहाँ पर एक और मुस्लिम लीग केवल मुस्लिम पक्ष को लेकर चल रही थी, वहीं पर कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए कोई बेहतर विकल्प पेश नहीं किया मैम। इसकी वजह से मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, और यदि मैं सुधारना भी चाहूँगा तो मैं इसमें जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो सांप्रदायिक समस्या रही है उसको आप एड्रेस करें, अन्यथा ये फ्यूचर में जो सांप्रदायिक समस्या है, मुझे लगता है हमारे ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो इसके बारे में अवगत थे, और बहुत प्रोएक्टिवली उन्होंने कदम उठाए कि ऐसा कोई डिवीजन ना हो पाए। गांधी जी मैम, गांधी जी एक लीडर रहे हैं और जो इस संदर्भ में प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाकी जो सभी लीडर्स रहे हैं उन्होंने मैम मेरा ऐसा मानना है कि जनता से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा कम प्रयास किया इस संदर्भ में। ठीक है, ये बताइए मेरा आखिरी सवाल आपसे कि एमपी में टाइगर्स बहुत ज़्यादा हैं। जी मैम। चीता हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, एमपी को प्रेडेटर्स इतने पसंद क्यों हैं? मैम प्रेडेटर जो होते हैं वो एक की स्पीसीज़ होते हैं जो पूरे पारितंत्र को बेहतर कर सकते हैं। इसकी वजह से मैम इनके संदर्भ में, संरक्षण के संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं। क्या बंदर एक कीस्टोन स्पीशीज़ है? सॉरी मैम। चलिए, धन्यवाद शुभम। शुभम जी सर। मुझे ये बताइए कि
जो G20 समिट भारत होस्ट करने वाला है, जी सर। उसमें भारत ने किन पड़ोसी देशों को इनवाइट किया है? भारत के पड़ोसी देशों में से किन किन को इनवाइट किया गया है? सॉरी सर, नहीं जानकारी आपको? अच्छा, G20 ट्रॉयका क्या होता है? सॉरी सर, मुझे G20 शेरपा? मैं अभी याद नहीं कर पा रहा अच्छा, हूँ। कोई बात नहीं। ये बताइए कि लाइफ कैंपेन क्या है? LIFE, लाइफ। जी सर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भारत की तरफ से एक प्रयास है सर। कब लॉन्च किया गया इसको? सॉरी सर, इस संदर्भ में अच्छा, और क्या फुल फॉर्म है लाइफ का? सर जहाँ तक याद कर पाऊँ, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा, चलिए इसको देख लीजिएगा। जी सर। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये किस चीज़ से संबंधित है? सर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है जो 1987 में हुआ था। श्योर है आप? ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सॉरी सर से संबंधित है। जी सर। और इसमें एक 30/30 रूल की बात की गई है। क्या है ये 30/30 रूल? सर 2030 तक जो हमारी डाइवर्सिटी है वो 30% करने की बात कही गई है। बायोडाइवर्सिटी 30% क्या करेंगे उसको? सर जो अभी हमारी जो जितना है उससे जी वर्ल्ड का जो आवरण है सर उसको 30% 2030 तक करने की बात कही गई है। श्योर है आप या अंदाज़ा लगा रहे हैं? सब ऐसा ही कुछ है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि चाइना जो है वो मैकमहन लाइन को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? सर चाइना की जो पॉलिसी रही है वो विस्तारवादी रही है और वो इस क्षेत्र में अपना डोमिनेंट स्थापित करना चाहता है। इसकी वजह से सर यदि चाइना ने मैकमहन लाइन को म्यांमार के साथ बॉर्डर निर्धारित करने में माना है, लेकिन भारत के साथ मानने को इनकार करता है। सर भारत अभी जो चाइना का एक एज अ कॉम्पिटिटर उभर रहा है, इसकी वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना इस संदर्भ में अभी फ़िलहाल म्यांमार को इस पोजीशन में नहीं देखता है। इसकी वजह से थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आप तो ओबीसी समुदाय से आते हैं और मध्य प्रदेश से, तो क्या विवाद था अभी आपके लोकल बॉडीज इलेक्शन में रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर? सर अभी रिजर्वेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने 14% कर रखा था उसको 27% कर दिया गया था। इसके संदर्भ में सर कई जो वैकेंसीज निकली उनमें 27% 14% ऐसे की समस्या उत्पन्न हुई थी। इसकी वजह से अभी जो फिलहाल फैसला है वो जो केस है वो सर कोर्ट में पेंडिंग है। सर कोर्ट ने अलाउ कर दिया है शायद आपके यहाँ इलेक्शंस को। उसमें ट्रिपल टेस्ट की बात की जाती है ओबीसी इलेक्शन जो रिजर्वेशन है लोकल बॉडी में। जी सर। क्या है ट्रिपल टेस्ट? सर इसमें एक आयोग बनाया जाएगा जो ओबीसी की जो स्थिति है उसका आकलन करेगा और उसके आधार पर सर आरक्षण का सब डिवीजन किया जाएगा। सर ओके, तो ट्रिपल टेस्ट क्यों बोलते हैं? 3 कंडीशंस होंगी ना? सर एक आयोग बनेगा, सेकंड वो ओबीसी की जो स्थिति है उसका आकलन करेगा और तीसरा उसी के आधार पर जो अनुशंसाएं हैं उसको करेगा। ठीक है। भीमबेटका जो साइट है मध्य प्रदेश में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें अभी हाल फिलहाल में कोई अवशेष मिले हैं बहुत ही प्राचीन किसी जानवर के? सॉरी सर अभी मेरे को। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि कालिदास जी सर और नर्मदा के बीच में क्या संबंध है? सर मेघदूत जो उज्जैन में मतलब कालिदास उज्जैन में रहे हैं और उनकी एक रचना है मेघदूत जिसमें वो बादलों के माध्यम से संदेश भेजने की बात करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। शुभम जी सर। खो खो खेलते थे? जी सर। ये अजीब सा नाम क्यों है खेल का? क्या मतलब है खो खो का? सर खो खो संस्कृत का शब्द है खो, जिसमें उठो और जाओ इसका मतलब होता है सर। ये शिव वर्ड से बना है। क्या इतिहास है इसका खेल का? सर वैसे तो ये रथेरा के नाम से जाना जाता था जो रथों के माध्यम से खेला जाता था। हालांकि 1914 में इसके संदर्भ में जो मॉडर्न रूल्स हैं वो बनाए गए और उसके बाद में सर ये खो खो के तौर पर खेला जा रहा है। तो इंडियन ओरिजिन का ही खेल है, भारत में ही खेला जाता है, कहीं और भी खेला जाता है? जी सर, इसका ओरिजिन इंडिया से हुआ था। ये महाराष्ट्र में से इसका ओरिजिन माना जाता है और ये अभी फ़िलहाल में हमारे जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनमें भी सर खेला जाने लगा है और भारत इसके संदर्भ में इसको प्रयास भी कर रहा है प्रमोट करने के लिए। सर ठीक है शुभम, बस जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐसी कौन सी 3 स्थितियां हो सकती हैं आत्मरक्षा के अलावा जिसमें आप किसी की हत्या कर सकते हैं? सर यदि वो पहला तो सर मैं ऐसी सिचुएशन में हत्या करने के विकल्पों को ढूंढूंगा यदि पॉसिबल है तो। इसके अलावा मैं किसी बृहद समुदाय को बचाने के लिए आतंकवादी की भी हत्या कर सकता हूँ, राष्ट्र के हितों के लिए भी सर मैं हत्या कर सकता हूँ। और सॉरी सर। ठीक है शुभ, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का
अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। बैठिए शुभम। शुभम, 10 तारीख को है आपका इंटरव्यू? जी सर। और ये आपका पहला प्रयास होगा इंटरव्यू में? जी सर। स्टेट में दिया है कभी इंटरव्यू? जी नहीं सर। ओके, क्या लग रहा है, आप प्रसन्न हैं आज की अपनी परफॉर्मेंस से, या आपको लगता है कि आप इससे बेहतर की अपेक्षा रखते हैं? इससे तो बहुत बेहतर सर। कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर पहला तो नॉलेज थोड़ा सा कम पड़ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सर, मैं डर बहुत रहा हूँ अंदर से, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा सर, मेरा ध्यान आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा जा रहा है, कैमरे पर भी ध्यान गया था सर, तो ये इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। और चौथा सर, हड़बड़ाहट में कुछ भी आंसर दे रहा हूँ। एक आध जगह पे मुझे भी लगा ऐसा कि ऐसा हो रहा है। और सर जब लास्ट में गया तो सर वहाँ तो पूरा ब्लैंक हो गया था, तो मुझे लगता है वहाँ भी समस्या थी सर। देखिए शुभम, आप आकर्षक एक कैंडिडेट है। सामान्यतः बोर्ड जो है, आप दिखने में यंग दिखाई देते हैं, आपका चलने बैठने, ये जो सामान्य शिष्टाचार वाला हिस्सा है वो अच्छा है। ये सही है कि टेबल के इस तरफ से जो आप, मैं डर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक किस्म की नर्वसनेस, थोड़ा सा सहमापन है वो दिखता है। अब जब आप कोई भी कैंडिडेट उसे ज़्यादा छिपाने की कोशिश करता है तो वो और ज़्यादा परिलक्षित होता है। यूँ थोड़ा बहुत नर्वस होने में कोई बुराई नहीं। बोर्ड मेंबर समझते हैं कि एक सिचुएशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होगी। इनफैक्ट मॉक का तो पर्पज़ एक ये है भी कि आपको जो कुछ सहमना डरना है वो यहीं कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर इससे कम करेंगे। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और हम हमेशा से मानते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन में यदि आप जिस व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी आंखों के अलावा कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि अभी कम्युनिकेशन अपने फ्लो में नहीं आया। जी सर। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, है आसपास चीज़ें, मैं चाहूँगा तो दिख सकती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक आत्मविश्वास के साथ, इच्छा के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर होगा। जी सर। और इसी से पता भी लगता है कि मैं आपको आप तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। जी सर। तो कम से कम आप इस बात को पहचान गए, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप फोकस कीजिए, जिसका मतलब ये नहीं कि घूरना है। जी सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको और सहज होना है। जी सर। जैसे ही आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप और ज़्यादा पथराया हुआ आपका फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, और जैसे ही आप सहज होंगे, आपको अचानक केवल आंखें दिखाई देने लगेंगी। ठीक है ना, तो आप उस वाले तरीके पे जा सकते हैं कि जितना रिलैक्स तरीके से बात करेंगे उतना बेहतर होगा। हालांकि इंटरेस्टिंग ये था कि कुल मिला के आप इंगेजिंग थे। बोर्ड मेंबर्स को आपसे बात करके अच्छा लग रहा था। एक आध गलती भी कर रहे थे तो उसको इग्नोर कर देने का मन कर रहा था। हालांकि गलती करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ जगहों पर, स्पेशली करंट अफेयर्स में, तो मुझे लगा कि अभी आपको थोड़ा सा ब्रशअप तुरंत करना चाहिए। ठीक है ना, उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो हड़बड़ाए थे आप, वो केवल जब आप फ्रीडम स्ट्रगल वाली चर्चा कर रहे थे, स्पेशली जब आप बात कर रहे थे विभाजन को लेके, तब मुझे लगा कि अभी आप सहज नहीं है उससे, कि फिर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बोर्ड मेंबर आपको कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, बाकी अदरवाइज चीज़ें अच्छी। जब भी कभी क्रिएटिव सिचुएशनल क्वेश्चन मिले, उसका एडवांटेज लेना है। ठीक है ना, आपको ये अवसर सर्व किया गया था, ये नहीं कि आपने उसकी हैंडलिंग बुरी की, ऐसा नहीं है। बोर्ड मेंबर्स के कमेंट पे हमेशा नहीं चाहिए। बोर्ड मेंबर्स कई बार आपको स्ट्रेस में लाने के लिए भी कमेंट करते हैं, ये सब तो फालतू बात कर रहा है, एक्चुअल बात बोलो। आपने हैंडल किया, ठीक किया, कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। हालांकि ये बात सच है कि आपने कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं दिया। और जब भी आपसे को क्रिएटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तब आउट ऑफ बॉक्स अगर आप दे पाएँ, न दे पाने से भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अगर दे पाएँ तो फिर उससे एकदम अचानक जंप मिलता है आपके इवैल्यूएशन को। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब आए तो कोशिश कीजिए कि आप उसको कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं? जी। बाकी चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं। स्ट्रक्चर में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अगर बिंदुवार, टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा आएगा। वो आपको एसेस करना है। यूजुअली हर एनालिटिकल क्वेश्चन पे लागू होता है, यूजुअली कह रहा हूँ, बट जनरली लागू होता है। तो अगर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन दिया जा रहा है, सोचिए कि क्या मैं इसके बारे में 3 बिंदु सोच सकता हूँ। 3 बिंदु, 1 2 3। ठीक है ना सर? बाकी चीज़ें ठीक हैं। अच्छे से अपना स्टेट देख लीजिए, करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिए। मेरे ख्याल से
अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आता है तो डिलीवर कीजिए, नहीं आता तो मना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक चीज़ पूछना था, जो हॉबी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है मतलब कि आप उसका क्या करें, लिखी तो जा चुकी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली? सर ये नियर बाय मी और नियर मी, इसमें फंस रहा हूँ सर। ठीक है, वो भाषा का सवाल है। देखिए इससे, हालांकि इससे वो एक बड़ी चिंता है जो आप नहीं देख पा रहे। नॉर्मली यह एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसे हम OSD कहते हैं। जी सर। कि अगर आपके आसपास कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी और आपका चैन नहीं लग रहा, आपको कह रहा नहीं इसे ठीक करना ही करना है, तो ये एक डिसऑर्डर होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एकदम क्लियर रखना है कि ये OSD नहीं है, आपको ये व्यवस्थित करना पसंद है। लेकिन अगर वो अव्यवस्थित हो तो आप परेशान नहीं हो जाते। जी सर। ये मत उत्तर दीजिएगा सर वो चीज़ें बिखरी दिखती हैं तो मुझे परेशानी होती है, नहीं। जी सर। फिर मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये क्रिएटिव काम लगता है कि यदि मैं कुछ नई तरीके से सजो सकूँ जिससे फंक्शनैलिटी भी बढ़े और सौंदर्य भी बढ़े, तो जी सर। इन दोनों में अंतर आप कर पाएंगे। बाकी नियर बाई नियर मी तो चल जाएगा, पर परेशान मत रहिए। अगर वो गलत भी लिखा है तो लिखा है, क्या होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। एक अंतिम चीज, क्या कभी मध्य प्रदेश का कोई शहर भारत की राजधानी था? मध्य प्रदेश का कोई शहर भारत की राजधानी, सॉरी सर मुझे गुप्त काल में था, उज्जैन। जी सर। और लेकिन सर जो रियासतें हैं इसके तौर पर तो रहेगा, जैसे चेदी महाजनपद, उसमें भी सर चेदी आएगा। मतलब पूरे गुप्त साम्राज्य की राजधानी था ना उज्जैन, चंद्रगुप्त सेकंड के ज़माने से। जी जी जी, मैं देख लूँगा सर। थैंक यू।